भारतीय जनता पार्टी के हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष और शिमला लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, हमारे बीच में लोकप्रिय विधायक श्री परमजीत सिंह पम्मी जी, हमारे बीच में महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड की उपाध्यक्षा है रश्मि जी, हमारे बीच में खादी बोर्ड के चेयरमैन श्री पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन बलदेव तोमर जी जो पूर्व विधायक भी हैं, हमारे एससी कमीशन के चेयरमैन और पूर्व में सांसद रहे आदरणीय श्री वीरेंद्र कश्यप जी, पूर्व में विधायक रहे मंत्री रहे आदरणीय श्री महेंद्र नाथ सोफा जी, हमारे बीच में रविंद्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन योगेश भरतिया जी, इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर राजेश कश्यप जी, पूर्व में विधायक रहे श्री दतिया ठाकुर जी, विराट बैंक के हमारे पवन गुप्ता जी, महिला नेत्री हमारे शीला कश्यप जी, रीतू सेठ जी, पार्टी के हमारे साथी श्री रमेश ठाकुर जी, रविंद्र प्रयास जी, मदन ठाकुर जी जो मंडल के हमारे अध्यक्ष भी हैं, विजय ठाकुर जी, राकेश शर्मा जी, कुंतला जी, डिप्टी कमिश्नर सोलन, एसपी सोलन, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, अन्य विभागों के सभी अधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, नगर परिषद के हमारे चुने हुए सभी प्रतिनिधि, उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज शहर का उत्सव है और सोलन में आप सबके बीच में आना हुआ है, इसलिए सोलन के इस कार्यक्रम के माध्यम से सोलन वासियों को तो शहर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और मैं इसी मंच का इस्तेमाल करते हुए हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों को भी शहर उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए आज हमारी हिमाचल प्रदेश में महामहिम राष्ट्रपति मोदी जी का जाना हुआ है, हम उनके अभिनंदन में थे। इसके बाद फिर जाकर के हमको उनके साथ मिलना है। आज मैं आपके माध्यम से और हिमाचल प्रदेश देवभूमि की जनता की ओर से भी भारत के प्रथम नागरिक, भारत के राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी का भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सोलन आना होता है, जाना होता है। पहले जाना आना बाजार के बीच में से होता था, अब सड़क आप लोगों ने बाहर से निकाल दी है और हम लोगों को बाईपास दिया होता है, तो बाईपास से होते होते जाना होता है। क्योंकि सोलन के बीच में जब जाम लगता था आते हुए जाते हुए, तो बहुत सारे लोगों से यही नमस्कार हो जाती थी, लेकिन अब बाईपास होने की वजह से वो संभव नहीं है। और आज मुझे याद नहीं, बहुत लंबे अरसे के बाद सोलन के इस बस स्टैंड में किसी सभा को संबोधित कर रहा हूं। उससे पहले चुनाव के दिनों में जब आए थे पुराने समय में, उस वक्त हमने बातें की, आप लोगों ने गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सोलन में पहुंचने के बाद हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम और भी इससे पहले किया। एक तो जो
ऑक्सीजन के हमारे 4 प्लांट और लगे, जिसमें से एक हटकी में, एक सोलर में, माध्यम से साझे किए। पुराने हमारे मित्र पत्थर लगा के चले गए और इस का अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आवश्यकता थी, जरूरत थी। सोलन हमारा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और वीआईपी मूवमेंट का यहां से आना जाना यहां से ही होता है। तो ऐसे में यहां पर रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस की एक व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। हालांकि यहीं पर साथ में हमारे पास सर्किट हाउस आपका है, रेस्ट हाउस है पुराना, वो भी अच्छा है। लेकिन अब सोलन वाले चाहते थे कि और अच्छा होना चाहिए और अच्छा बना करके आपको दे दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि अगर आज सोलन में आपके बीच में आना हुआ तो विभिन्न शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रमों का वहां अगर अमाउंट देखते हैं तो लगभग 110 करोड़ रुपए के विभिन्न योजनाएं शिलान्यास और उद्घाटन के रूप में और उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि सोलन के हॉस्पिटल की मांग बहुत है। हॉस्पिटल है लेकिन सोलन बड़ा हो गया। सोलन बड़ा इसलिए हो गया कि सब लोग सोलन में बसना चाहते हैं, ये पता नहीं क्यों। कॉर्पोरेशन के लिए चुनाव के दिनों में भी आए तो उस वक्त आप लोगों ने हमारी बातें तो सुनी, तालियां भी बजाई, लेकिन थोड़ी सी कसर छूट गई और मालूम नहीं थोड़ी सी कसर छोड़ने की आदत सोलन वालों को क्यों है। विधानसभा 600 वोट से जीती और कॉर्पोरेशन आपने स्टोर डाल करके मांगी, चाहिए कॉर्पोरेशन चाहिए, सोलन बड़ा जिला है, बड़ा शहर बन गया प्रदेश का। हमने कहा बात ठीक है, हमने कहा बात ठीक है तो एक बात हमारी माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर कॉर्पोरेशन आपको देंगे तो आप क्या करेंगे? वो तो हम आपके हिसाब से बना करके देंगे। कोशिश की लेकिन उसके बावजूद में एक वोट से कसर रह गई। लोकतंत्र भी चलता रहता है। आज की तारीख में नगर निगम यहां पर हमने बना करके दी, वो अच्छा काम करे, इसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी कसर छोड़ने की आदत आपको बंद कर देते हैं। 600 वोट से विधानसभा छोड़ी, 1 वोट से कॉर्पोरेशन छोड़ी। तो हिसाब साफ पुख्ता करना चाहिए मुझे लगता है। मैं कुछ बातें कह देता हूं, आपको अच्छा बुरा लगे तो उन बातों को देख करके आप ऐसा ना सोचते कि मैं कुछ बोल रहा हूं आपके लिए। मुझसे पहले हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिक्र किया, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी जो सांसद हैं यहाँ से, उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। एक बहुत बड़े संकट के दौर में से पिछले लगभग 2 वर्षों से हम गुजर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से इसमें मैं अकेला नहीं, पूरा देश गुजर रहा है, पूरी दुनिया गुजर रही है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं। मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक बात में जरूर
प्रदेश में रही और उनको एक सौभाग्य मिला कि एक सामान्य परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और शायद ईश्वर ने परीक्षा लेने की बारी की बात जो है हमारी बारी रखी। 3.5 वर्ष के कार्यकाल में से 2 वर्ष जो है अभी तक जो है उस कोविड के दौर में गुजर गए। आज भी हम यहां पर बैठे हैं, मास्क पहन करके बैठे हैं और मास्क पहन करके 1.5 वर्ष से ज्यादा का ये दौर बीत गया, अभी तक भी नहीं उतर पाया। इसलिए मैं कहता हूं वो सौभाग्यशाली है जो राज्य मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में उनको सामान्य परिस्थितियों में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन दूसरी तरफ इस बात को भी मैं कहता हूं जो हमको सीखने को मिला, जो सीख हमको मिली, जो परीक्षा के दौर में से गुजर करके काम करने का मौका हमको मिला वो उनको नहीं मिला, भले ही वो लंबे समय तक सब बंद रहे होंगे। हमें हमारे साथी कई तरह की बातें करते हैं। अब आपके यहां सोलन के विधायक होते भी आदमी तो शरीफ है और हमारे राज्य के सिद्धि रिश्तेदार लेकिन उनकी पार्टी का जिक्र हम करते हैं तो ये हमको ये तो हमको मानना पड़ेगा। आज हमें पूछा जा रहा है, हमसे हिसाब मांगने की बातें कह रहे हैं। 2 वर्षों सत्ता में रहे हिमाचल प्रदेश, अगर हमसे हिसाब पूछने की अगर बात आती है तो निश्चित रूप से उनका हिसाब तो आपको पूछना पड़ेगा भाई। आज हमने यहां से ऑक्सीजन प्लांट का इनॉग्रेशन किया और कुल मिला करके अगर हम उनसे पूछें कि आप 30 वर्ष से ज्यादा सत्ता में रहे और 30 वर्ष से ज्यादा सत्ता में रहे जब से हिमाचल बना है, आप हमको बताइए कि हिमाचल प्रदेश में कितने हॉस्पिटल में आपने ऑक्सीजन लगाया? कोई कह सकता सिर्फ 2 हॉस्पिटल थे, एक आईजीएमसी शिमला और दूसरा टांडा मेडिकल कॉलेज। और हमने पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 15 ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेशनल कर दिए, फंक्शनल कर दिए और इस महीने के अंत तक हिमाचल प्रदेश में 28 ऑक्सीजन प्लांट जो है फंक्शनल हो जाएंगे। अगर हिसाब पूछ रहे हैं तो हिसाब हमको भी देना पड़ेगा। अभी कोविड का जिक्र करते हैं, कोविड से परेशान आदमी हुए स्वाभाविक रूप से, इसमें 2 राय नहीं। और जब कोविड का मरीज आदमी परेशान होता, परिवार वाला परेशान होता तो किसको गाली देता है? सरकार को देता है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह सकता हूं पूरे देश भर में हिमाचल उन राज्यों में से एक राज्य है जहां कोविड के मरीज को अगर जरूरत बिस्तर की पड़ी तो उसको बिस्तर उपलब्ध हुआ, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी उसको ऑक्सीजन उपलब्ध हुई और जिसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी उसको वेंटिलेटर उपलब्ध कराया हिमाचल। और यहां पड़ोस के इलाके में तो हमारे सामने ये स्थिति हो गई। आप सोलन जिला बॉर्डर पर लगता, आपके साथ हरियाणा लगता है। जब हमने देखा वहां पर नालागढ़ के हॉस्पिटल में, दूसरी जगह हॉस्पिटल में देखे कि हिमाचल के मरीज नहीं बाहर से मरीज आ गए, हमने अधिकारियों को पूछा, हमने कहा कि बाहर के लोग क्यों आ रहे, हरियाणा के लोग क्यों आ रहे? बोलते वहां बिस्तर नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा और उनको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। हमने कहा नागरिक कहीं का भी हो, अगर हिमाचल प्रदेश में अपने इलाज के लिए आया है, हम उसका भी इलाज करेंगे, उसकी भी मदद करेंगे, उसके भी जीवन की रक्षा करेंगे, हिमाचल वासियों की तो करेंगे। जब ये दौर आया उस वक्त थोड़े वक्त के लिए ये स्वास्थ्य का महकमा मेरे पास था। जब पहला दौर
कमी बढ़ती है, ये वहीं से आती है जहां से वायरस आया। आप कल्पना करिए। फिर मैंने कहा और क्या, उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर चाहिए। अगर मरीज गंभीर हो गया तो उससे इलाज के लिए वेंटिलेटर के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमने सोचा कि वेंटिलेटर हमारे पास है। हमने कहा वेंटिलेटर कितने हैं हमारे पास? डॉक्टर और अधिकारी कहने लगे कि बहुत कम है। हमने कहा कितने हैं? संकोच करते करते संख्या बताई कि 50 का है, लेकिन 32-35 ही काम करते, बाकी काम नहीं करते। जो दशकों तक तो पार्टी सत्ता में रही यहां हिमाचल प्रदेश, इतने लंबे समय तक 30-32 वेंटिलेटर हमारे पास जो है यहां पर काम कर फंक्शनल थे। और हमें सौभाग्य हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बात कहने का, मुख्यमंत्री के बताओ। जब सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से संवाद किया, हमने अपना पक्ष रखा हिमाचल का। हमको 15 दिन के अंदर अंदर हिमाचल प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 500 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश को दिए। जो दशकों तक सत्ता में रहे उनके जमाने में 30-32 वेंटिलेटर, और आज हिमाचल प्रदेश में 850 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में है। अगर कोई मरीज होता है तो उसको जरूरत पड़ती है, हम उसको वेंटिलेटर देने की परिस्थिति नहीं। बहुत कठिन परिस्थिति के दौर में से गुजरे। हिमाचल के नौजवान बाहर काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बच्चे गए हुए, नौकरी करने के लिए नौजवान गए हुए, व्यवसाय करने के लिए हिमाचल के लोग गए हुए। हमारे हिमाचल के बच्चे जाकर के राजस्थान के कोटा में पढ़ाई करने के लिए गए, ऊपर से लॉकडाउन लग गया, बच्चे वहां पर संकट में हुए, सूखे ब्रेड खा करके दिन गुजार रहे थे। हमको वीडियो भेजे रोते रोते बच्चों ने कि हमको ले चलो यहां से। देश में लॉकडाउन चल रहा था, गाड़ियों का आना जाना बंद, लोगों का आना जाना बंद था। हमने प्रधानमंत्री जी से बात की, हमने गृह मंत्री जी से बात की। मैंने कहा कि हमारे बच्चे इस प्रकार से संकट में हैं। हमने 60 बसें एचआरटीसी की हिमाचल से रवाना की और राजस्थान के कोटा से उन बच्चों को एक बच्चे को बस में डाल करके उनको घर में छोड़ सकते। 5,000 बच्चा हिमाचल का नौजवान जो गोवा में काम करने के लिए गया हुआ, होटल में, रेस्टोरेंट में काम करने के लिए गया हुआ। कोविड आया, वो रेस्टोरेंट बंद हो गए, होटल बंद हो गए। मालिकों ने कहा कि आप चले जाओ, जहां भी जाना है, लेकिन हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमने 5 ट्रेनें गोवा से स्पेशल लगाई और 5,000 बच्चों को ट्रेन में बिठा करके कालका और ऊना में पहुंचाया और वहां से एचआरटीसी की बसों में बिठा करके उनके गांव तक, उनके घर तक। हिमाचल के बच्चे मुंबई में, थाने में, दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में 2.5 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश लेकर के आए संकट। इसलिए मैं इनको कहना चाहता हूं, अपने मित्रों को यह कहना चाहता हूं, मत करिए ये बात। हिमाचल प्रदेश में हमने काम करने की कोशिश की है। जो हालात की परिस्थितियां इस प्रकार से मैं मानता हूं कि बहुत सारे दुखद मृत्यु बहुत सारे लोगों की कोविड के कारण हुई, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश कि हर आदमी के जीवन को बचाने के लिए जो प्रयत्न किए जा सकते थे, प्रयास किए जा सकते थे, उसमें कमी ना की। विधानसभा के अंदर शोर डालते हैं हमारे मित्र, विधानसभा के बाहर जाकर के शोर डालते हैं। हम उनको कहते हैं सत्ता के खिलाफ तुम बोलिए, बोलने का अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन कम से कम एक चीज को तो मत बोलिए
लेकिन हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज इस बड़े संकट के घड़ी में देश को मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी का मिला है। एक भरोसा नेतृत्व पर, एक विश्वास नेतृत्व पर ये देश के लोगों ने आज तक देखा है और ईमानदार नेतृत्व भारत को मिला है। ये भरोसा लोगों के दिल और दिमाग में आज तक है कि मोदी जी हैं तो ठीक होगा, निश्चित रूप से होगा। और इसलिए आज देखिए, आप इस बात को देख रहे हैं, जो पीपी किट भारत में नहीं बढ़ती थी, आज भारत 15 लाख से ज्यादा पीपी किट एक दिन में निर्मित कर रहा है। भारत की जरूरत को तो पूरा कर ही रहा है, लेकिन भारत के बाहर दूसरे देशों को भी जरूरत है, वहां भी पीपी किट बना करके भेज रहा है। वेंटिलेटर तो भारत में नहीं बढ़ते थे, वो भारत के अंदर बन रहे। और इससे आगे बढ़कर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस वायरस से बचने का अभी तक कोई और इलाज नहीं है, तो ऐसी सूरत में वैक्सीन बहुत लाजमी है। भारत के साइंटिस्ट से बात की, 135 करोड़ का भारत क्या नहीं कर सकता? क्या भारत के साइंटिस्ट अपनी वैक्सीन अपने देश के अंदर अपनी ही कंपनी के माध्यम से बना करके क्या नहीं कर सकते? साइंटिस्ट को हौसला मिला, प्रोत्साहन मिला, आगे बढ़े और वैक्सीन बनकर के तैयार हुई। आज दुनिया के सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान भारत में चल रहा है और हमें इस बात की प्रसन्नता है, अगर भारत का जो वैक्सीन चल रहा है उसमें हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है पूरे देश। उसमें जब देगा कुछ नेता को राजनीति करने की कोशिश करो, 100% कैसे होगा जी? रोजाना तो लग रही है, वैक्सीन लग रही है। अरे भाई, जो 18 साल का हर रोज नौजवान हो रहा है, उनकी संख्या हिमाचल प्रदेश में हजारों में। 18 साल का होता है, नौजवान जाता है और डॉक्टर को बोलता है वहां पर जाकर वैक्सीन सेंटर में, मेरी 18 साल की आयु पूरी हुई, मुझे आज वैक्सीन लगा दी। ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के सभी लोगों के बीच में इस बात का जिक्र किया। हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश जहां बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, उस प्रदेश ने मिसाल कायम की है पूरे देश के सामने। इतनी कठिन परिस्थितियों में वैक्सीन की पहली डोज जो है पूरी करके दिखाई। जहां जाकर के बड़ा बंगाल, जहां 6 दिन लगते हैं पहुंचने, हमने हेलीकॉप्टर में डॉक्टर भेजे, स्टाफ भेजा, हेल्थ की वहां पर टीम भेजी, वैक्सीन भेजे और हमने कहा वही बुलाओ, वहीं पर उनको वैक्सीन करते आ। डीसी साहब के और दूसरे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी साहब के बड़ा बंगाल में जाकर के वहीं पर वैक्सीन करके आए। डोगराकुआर का इलाका जहां पर 8 घंटे 10 घंटे पैदल चल करके पहुंचने के लिए लगते हैं, 12-12 घंटे लगते हैं पहुंचने के लिए कुछ गांव, वैक्सीन घर तक पहुंचाई। कुल्लू जिला का मलाना जहां 6 घंटे से ज्यादा वक्त लगता है पहुंचने के लिए, और ऊपर से वहां पर देवता जगदम्बनी ऋषि, वहां पर उनकी इजाजत के बिना कुछ नहीं होता। उनका अपना संविधान है, वो कहते हैं कि देवता अनुमति देगा तो वैक्सीन लगाएंगे, नहीं देगा तो हम नहीं लगाएंगे। हम चिंतित थे, अगर देवता ने मना कर दिया तो क्या होगा? हमने डीसी को कहा कि आप जाओ, हमें डॉक्टर की टीम, नर्सों की टीम बना करके भेजी, वो चल करके पहुंचे, वहां पर पहुंचे, देवता के कारदानों से मिले, देवता से प्रार्थना की और देवता ने अनुमति दी। 1100 से ज्यादा 1150 लोगों को वहीं जाकर के गांव में वैक्सीन कर। और आगे बढ़कर के मैं इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारी दूसरी डोज हमारी 38% हो गई। पूरे देश भर में हम सबसे आगे चल रहे हैं, उसमें भी हमें उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में
जब दूसरी डोज का दौर भी पूरा होगा तो हिमाचल उसमें भी नंबर 1 पर होगा। इसलिए मेरा आप सबसे भी विनम्र निवेदन है इस बात के लिए कि वैक्सीन की डोज एक लगी है तो वो काफी नहीं, दूसरी डोज जरूर लगाना है। और जो भी शेड्यूल आपके लिए डॉक्टर्स और आपके हेल्थ वर्कर्स ने आपको दिया है उसके मुताबिक आपने पूरा सहयोग करना है। भाइयों बहनों, जहां तक हमारी बात करते हैं, सरकार की बातें करते हैं, कुछ मित्र आकर घूम रहे हैं, आक्रोश रैली कर रहे हैं। हमें कहीं आक्रोश हमसे है क्या? आक्रोश तो वास्तव में उनकी पार्टी के अंदर है। एक नेता भाषण देने के लिए खड़ा होता है, वो कोशिश यही करता है कि मैं ही नेता हूं। दूसरा नेता उससे प्रतिस्पर्धा में खड़ा होकर के कहता है कि ये नहीं मैं हूं। और ये तमाशा हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक बार में बार देखा। भूल लगी है नेता क्योंकि वरिष्ठ नेतृत्व तो रहा नहीं हुआ, बिखरा हुआ है, मालूम नहीं क्या होगा। इस दौर में से गुजर रहे, आज बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं। जब उनकी पार्टी की सरकार थी क्या महंगाई वहां पर उस वक्त समाप्त हो गई? जब उनकी पार्टी की सरकार थी तो किसानों के लिए क्या किया ये बताएं तो सही। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहां तक किया, किसान छोटा है, फसल होगी तो भी उनकी, अगर फसल में नहीं होगी तो भी हम जो है किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर साल का 6,000 रुपए उनके खाते में डाल करके उनकी मदद करते हैं। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे, भाषण देते रहे, लेकिन उसके बावजूद जिन वर्गों के लिए जो करना चाहिए तो वो करने की कोशिश की। और इसलिए हालात ऐसे बन गए कि देश में जो है एक कोने से दूसरे कोने तक इस पार्टी का हाल ये हो गया कि देखने को नहीं पाए। हमारे बारे में बहुत टिप्पणी करते हैं, हम दिल्ली जाते हैं तो भी बोलते रहते हैं, दिल्ली से आते हैं तो भी बोलते रहते हैं, जैसे मुझे इनसे परमिट लेकर के जाना है। एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश को जो जिम्मा हमारे ऊपर दिया है उस जिम्मेवारी को जिम्मेवारी के साथ हम निभा करके आगे बढ़ रहे हैं। और आज ही नहीं, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं, परीक्षा के दौर कई आए, लेकिन उसके बावजूद मैं ये जरूर कहूंगा कि 2022 में भी भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में ला सकती है। लोगों का भरोसा हमारे साथ, लोगों का सहयोग हमको साथ देखने को मिला। लोकसभा का चुनाव था, ये सांसद हमारे बैठे हमारे बीच में सुरेश कश्यप जी, ये शिमला की सीट एक बार नहीं अनेकों बार जीती, सुल्तानपुरी थी तो शायद 6 बार या 7 बार जीती, लेकिन 3,30,000 वोट से जीतने वाले तो सुरेश कश्यप जी हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट शेयर अगर किसी प्रदेश में किसी पर हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिला तो हिमाचल उसमें नंबर 1 पर है। पूरे लोकसभा के चुनाव में 4 सीटें तो हमने जीती, 4 सीटें जीतने के साथ साथ 68 सीटों पर जीत हमने हासिल की है हिमाचल प्रदेश में। तो ना कांग्रेस की सरकार में हुआ, ना भाजपा की सरकार में आपसे पहले हुआ। उपचुनाव का दौर आया, उसमें हम जीते, चाहे पठान है चाहे धर्मशाला, पंचायत के चुनाव है उसमें हम जीते, नगर परिषदों के चुनाव में जीते। ये दौलत वालों ने एक कमी रखी, एक वोट की कमी रखी भाई, ये थोड़ी पीड़ा देती है। ज्यादा पीड़ा तब नहीं होती है, अगर अंतर ज्यादा हो तो कोई बात नहीं यार,
समय में आप समझेंगे और उस बात को समझ करके आप आने वाले समय में सहयोग करेंगे। हिमाचल में सरकार बनने के बाद हमने बहुत छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से हिमाचल के लोगों को मदद करने की कोशिश की। हमारी सरकार का पहला निर्णय हमने समर्पित किया बुजुर्गों के लिए, इसलिए किया कि हम चाहते हैं कि बुजुर्ग खड़ा होकर के कतार में लाठी दे करके कागज का टुकड़ा हमारे हाथ में न पकड़ाए कि मुझे पेंशन चाहिए। हमने नीति तय की, जिस भी बुजुर्ग की आयु 70 साल की होगी उसको पेंशन लगाने का हमने सीधा इंतजाम कर दिया। पहली कैबिनेट की पहली बैठक और उसके बाद आगे बढ़ करके कि हमारी माताएं ज्यादा मेहनत करती हैं, उनको काम ज्यादा होता है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चों को तैयार करना, घर का काम, कपड़े धोना, पशु पालना, पशु का चारा, सारी चीजें महिलाएं करके खेत का काम। इसलिए हमने कहा कि माताओं के लिए 70 साल नहीं 65 साल के ऊपर के सभी माताओं के लिए पेंशन का प्रावधान किया। वो लोग सत्ता में कितने साल रहे, हम तो बहुत कहते कि पेंशन तो हम भी देते थे। हमने कहा कब देते थे? वो देते थे 80 साल की उम्र के बाद, जब आदमी ऊपर चला जाए, तैयारी में हो जाता था या चला जाता था, उसके ही निकाल सकते। एक बात को लेकर के हम हर जगह जाते हैं कि गरीब हो, इलाज करना है, इलाज पे खर्चा हो रहा है, खर्चा कहां से किया जाए? आदमी मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर बोलता है कि आपके इलाज के लिए इतना पैसा खर्च होगा, इतने लंबे समय तक आपको एडमिट रहना पड़ेगा, और वो मरीज परेशान होकर के कि मैं खर्चा नहीं कर सकता हूं। मैंने अधिकारी साहब बैठ करके बात की, इतने लंबे समय हम सत्ता में है, सरकारों में गरीब आदमी का इलाज करने का जो आदमी पैसा खर्च नहीं कर सकता उसके इलाज करने का प्रावधान क्या? कहा कि कुछ नहीं है, सीएम रिलीफ फंड है बस। हमने कहा कोई योजना बनानी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत पूरे देश के लिए शुरू की और उस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लोगों का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें कवर हुआ। लेकिन हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिलेगी, हमारी मंशा थी। हमने हिमकेयर की शुरुआत की और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब से हमने इस योजना को शुरू किया 1,75,000 से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज, मुफ्त में इलाज करके उनको स्वस्थ करके करते सरकार बढ़ाते रहे, आप कई वर्षों तक बढ़ाते रहे, लेकिन सरकार ने इस बात पर सोचा कि गरीब आदमी के इलाज के लिए तो अलग व्यवस्था करनी चाहिए। हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। हमने कहा हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने के लिए उज्ज्वला योजना से कुछ लोग छूट गए हैं, उनका इंतजाम कैसे करें? हमने कहा हम जिम्मेवारी लेते हैं। हमने 3,20,000 गैस के कनेक्शन घर घर में पहुंचाए। आज हिमाचल पूरे देश भर में एक ऐसा राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा किया, प्रयास किया। सहायक योजना का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी किया कि ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो इलाज के लिए सारी जिंदगी भर उनको इलाज करना पड़ेगा, बिस्तर पर पड़े हैं, चल नहीं सकते, अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं। किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी का एक्सीडेंट में टांगे चले गई, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी की आंखें चले गई, दूसरे आदमी के सहारे की जरूरत पड़ती है। हमने शुरुआत की मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत और हमने 3,000 रुपए ऐसे गरीब लोगों के इलाज के लिए उनके खाते में हर महीने डाले। इस प्रकार से हमने काम करने की कोशिश की और अभी नई योजना का जिक्र हमने उनसे पहले भी हमारे साथियों ने किया हो। जो हमारी गरीब बेटियां हैं उनके लिए कुछ विशेष होना चाहिए। बेटी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन उस वक्त आता है जब वो बेटी अपने माँ बाप का घर छोड़ करके दूसरे के घर में जाती है, और गरीब है तो बहुत परेशानी के दौर में से गुजरती है। हमने कहा थोड़ी मदद हमको करनी चाहिए।
हमने मुख्यमंत्री शगुन योजना की शुरुआत की और बीपीएल परिवार की जो भी बेटी, चाहे जिस भी कैटेगरी की होगी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, चाहे वो जनरल कैटेगरी है, लेकिन बीपीएल परिवार से है, जिस दिन शादी होगी हम सरकार की ओर से 31,000 रुपए शगुन के रूप में उस बेटी को, यदि बहुत सारी योजनाओं का जिक्र करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा और मैं समझता हूं कि समय की कमी भी है। मैं देख रहा हूं मौसम भी बड़ा ऐसा हो रहा है, संदेश दे रहा, संदेश दे रहा है। यहां सोलन में बहुत काम हुआ है, बहुत प्रगति हुई है, मुझे इस बात की खुशी है। ये शहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसलिए हम कॉर्पोरेशन के दायरे में इसको लेकर के आए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिनको ये काम करने का अवसर मिला है वो हमसे सहयोग हो पाए, हम मदद करें, वो काम करें, अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ काम करके जो है सोलन का विकास करें। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पूरा उनको सहयोग दिया जाए। कुछ बातों का और जिक्र यहां पर हुआ है, उन सारी चीजों को लेकर के मैं बहुत विस्तार से मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। 3-4 चीजों का मैं विशेष तौर से उल्लेख करना यहां पर आवश्यक समझता हूं। एक तो यहां पर बताया गया कि यहां पर एक ये जो ब्लॉक एजुकेशन का ऑफिस जो है सोलन के लिए जो है वो अलग से होना चाहिए। मैं अपना महसूस करूंगा, ये तो बोल रहे कि यहां से शुरू करो, मैं कहीं से शुरू कर दूंगा, आप खड़े रहो, आप मत करिए। तो ब्लॉक ओपनिंग के लिए ओपनिंग ऑफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस एट सोलन जो कहा कि फाइल पेंडिंग है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के पास तो है और इससे कोई सुविधा लगे, बहुत ज्यादा सुविधा का विषय तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं इस मांग को स्वीकार करता हूं। ये जो एजुकेशन का जो ब्लॉक यहाँ पर खोलने की बात कही गई है इसको हम पूरा करेंगे। यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज से संबंधित बात कही है जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज हमने पूरे स्टेट से सारी डिटेल जो मांगी है, क्योंकि जाते जाते पिछली बार पूरी सरकार जो है वो लगभग 60 डिग्री कॉलेज हिमाचल प्रदेश में खोल करके चले गए और बोले कब, जब उनकी विदाई की शहनाई बन गई थी, बाबू की दुआएं देती जा, जब तुझे सुधार मिले। उनका काम करने का तरीका ही ऐसा है, जब शहनाई विदाई की बजती है तब वो काम करने की बात करते हैं। और हमने हिमाचल प्रदेश में काम की शुरुआत पहले दिन से की, जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से काम की शुरुआत की। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में कोविड के कारण हमारा लोगों के बीच में जाना संभव नहीं हो पा रहा था। मैंने वर्चुअल माध्यम से 42 विधानसभा क्षेत्र में 4000 करोड़ से ज्यादा के शिलान्यास का उद्घाटन काम होना चाहिए। अगर हॉस्पिटल बना होने का इसको समर्पित करिए, मेरे आने की जरूरत नहीं, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। अगर पुल बना है तो लोगों को समर्पित होना चाहिए, सड़क बनी है तो लोगों को समर्पित होनी चाहिए, लोग उसका लाभ लें। इस प्रकार से हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश और उसी के साथ साथ में आगे जो बात कही गई है तो गंडा घाट पे जो डिग्री कॉलेज की जो बात कही गई है उसमें कमर्स की क्लासेस शुरू करने की बात कही है। इस मांग को मैं स्वीकार करता हूं कि कमर्स की क्लासेस वहां पर शुरू करेंगे। हालांकि दोनों और स्ट्रीम के लिए भी कहा है, हमने कहा कि एक से शुरुआत करेंगे, अगली बार फिर दोबारा आएंगे, फिर और शुरुआत करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। कॉमर्स और मैथ्स की दो क्लासेज हम शुरू करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। गंडा घाट की अगर बात और जहां तक यहां पर सोलन के लिए जो डेवलपमेंट प्लान की अगर जो बात कही गई और ये डेवलपमेंट प्लान का जो है सारा प्रोजेक्ट जो है हमारे पास डिपार्टमेंट में आ चुका है, हम इसको एग्जामिन करेंगे निश्चित रूप से। और डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक कॉर्पोरेशन के इलाके में किस प्रकार से कौन सी चीज काम होनी चाहिए, जिसका हम चाह रहे हैं कि ठीक तरह व्यवस्थित ढंग से काम हो। पहले भी हमने कहा था कि मास्टर प्लान बनना चाहिए, अब हम इस
प्रकार से काम ना करें कि जिसके कारण जो है आज किया हुआ काम हमको 2 वर्ष के बाद फिर उखाड़ना पड़े। लंबे समय के लिए योजना बनाए, बड़ा वक्त भले लग जाए लेकिन लंबे समय की योजना बना करके हम आगे बढ़े, इसके लिए मैं बात कहना चाहूंगा। तो उसके लिए हम जरूर आपके बीच में ये बात कहना चाहते हैं। और यहाँ एक और बात कही गई है कि एक हेल्थ सेंटर है कन्यार से, एक है कि 2 है, एक है कन्यार को। और इस हेल्थ सेंटर की मैंने डिटेल दी नहीं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ पर पड़ोस में बैठे हैं मेरे, ये वकालत कर रहे थे कि नहीं ये इसको कर दीजिए, ये होना चाहिए। अब इन्होंने वकील हाथ लाया है तो क्या करें। तो इस हेल्थ सेंटर को मैं अपग्रेड करके PHC करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और उसके अतिरिक्त एक और जो यहाँ पर बात कही गई है, यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड की जो मशीन कंडा घाट में सोलन में तो है, यहाँ पर ठीक कार्य चल रही है, जहाँ अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है यहाँ पर, और डिजिटल मशीन जो है वो जो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके कुछ मशीनों में अपग्रेडेशन उसमें हुई है, सब चीजों में लेटेस्ट, उसको हम उसके लिए भी मैं स्वीकृत करता हूँ कि कंडा घाट के हॉस्पिटल में जो है अल्ट्रासाउंड की मशीन वहां पर लगा दी जाएगी ताकि वहां लोगों को सुविधा मिल सके। और उसके साथ साथ में 3 जगह इन्होंने वेटनरी डिस्पेंसरी की बात कही है, एक मुर्गल के लिए कहा है, एक शांति के लिए कहा है, एक खून के लिए कहा है। इन 3 जगह वेटनरी डिस्पेंसरी खोलने की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। वेटनरी डिस्पेंसरी यहाँ पर खोलेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और उसके अतिरिक्त एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर कहा गया, हालांकि मुझे मालूम नहीं है जरूरत रहेगी तो, लेकिन शांति ग्राम पंचायत शांति में कहा कि वे इस प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके उसको मिडिल स्कूल करना है तो उसको मिडिल स्कूल करेंगे। और एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो है हमारा डबरेला, उसको भी प्राइमरी स्कूल से दर्जा बढ़ा करके उसको मिडिल स्कूल करने की जो बात कही गई है उसको भी मिडिल स्कूल करने की भी घोषणा करता हूँ। और उसी प्रकार से एक प्राइमरी स्कूल रबाउन है, वहां पर भी कहा गया कि ये भी एक मांग है, इसको भी मिडिल स्कूल करने की यहाँ पर बात कही गई है, तो इसको भी करना चाहिए, ये इसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ सड़कों का जिक्र किया है, यहाँ पर मुझे लगता है कि सड़कें तो काफी की है, उन्हें गिनती के हिसाब से काफी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं इसमें से ये कहना चाहूंगा कि आप इनमें से जो 9 सड़कें जो दी हैं, इनमें से आप फर्स्ट फेज में 5 सड़कों की लिस्ट हमको सूची बना करके भेज दें, मैं नाम पर मैं खो देता हूँ। उन 5 सड़कों के लिए 10-10 लाख रुपए देने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। जो सूची आइए उसको हम पूरा करेंगे। और एक और जो बात यही कही गई है यहाँ पर, एक पटवार सर्कल, जिसके लिए तो मैं डेप्टी कमिश्नर को ही कहूंगा कि जो उसको अलग करना है और को ये 2 पटवार सर्कल जो है इनको अलग करके जो है वो सब तहसील ममलीग से कंडा घाट में डालने की बात कही जा रही है। तो इसमें किसी को अगर आपत्ति नहीं है तो ये किया जा सकता है, उसको करने के आदेश आप तुरंत कर दें, जल्दी से कर दें, इसको पुटअप कर दें हमारे पास, और हम इसको निश्चित रूप से करेंगे। और एक और बात कही है यहाँ पर, कहा कि अटल आदर्श विद्यालय के लिए हमारे पास जमीन है, अगर सही मायने में जमीन है, अगर जमीन है तो मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में एक अटल आदर्श विद्यालय खोलने की भी घोषणा करता हूं। अटल आदर्श विद्यालय ऐसा नहीं कि ये स्कूल 40 और 50 करोड़ रुपए की लागत से बनता है जब पूरा बनेगा। ये बहुत बड़ा कॉलेज से बड़ा, जिसमें आपके हॉस्टल की सुविधा होगी, हॉस्टल के साथ साथ तमाम सुविधाएं होंगी, जो यहाँ तक के जो टीचर्स होंगे उनके लिए भी इसमें अकोमोडेशन होगी करने के लिए, सारी सुविधाएं उसमें होंगी। अगर जमीन इसमें उपलब्ध है तो एक अटल
आदर्श विद्यालय आपको सुनिश्चित करने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। तो ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। अंत में एक बात और कही गई कि एक तो सब डिवीजन जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कैल में खुलना चाहिए। मान को आप तारीफ ला रहे हैं, आपको लगता है कि भी अब जय श्री राम करके इनको करना ही पड़ेगा। मेरा तो नाम ही ऐसा है कि नाम बोलते हैं तो जय श्री राम हो ही जाती है। अब आपने जय श्री राम कही दी है तो मैं कैल में एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सब डिवीजन खोलने की भी घोषणा करता हूँ, ताकि वहां के लोगों को अच्छी सुविधा वहां पर दिलाते, क्योंकि टूरिज्म की डेस्टिनेशन हमारी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त जो आज हमने हॉस्पिटल का हमने शिलान्यास किया और शिलान्यास में विशेष तौर से उसमें 3 ब्लॉक बनेंगे, फेजेज में बनेंगे और लगभग 90 करोड़ से ऊपर का उसका एस्टिमेशन जाएगा। 3 ब्लॉक जब कंप्लीट होंगे तो काम शुरू करने के लिए हम उसमें उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन फिलहाल मैं 10 करोड़ रुपए आपके 16 हॉस्पिटल के लिए देने की बजट के प्रावधान में घोषणा करता हूँ, ताकि आपका काम शुरू हो सके। और बाकी बहुत सारी बातें फिर से करेंगे, फिर से मुलाकात करेंगे। दोनों नजदीक है, आते हुए मिलेंगे, जाते हुए मिलेंगे, मिलते रहेंगे। लेकिन आप सबसे मेरा इतना विनम्र निवेदन है कि जो कोई कमी छोड़ती है, टूटती है, उसको